दोस्तों, जब हमारी नजरें दुनिया के ऊपर टिकी हुई थीं, हम नजरें गड़ाए हुए थे मिडिल ईस्ट के ऊपर इजराइल पैलेस्टीन वॉर को लेकर। उसी समय CIA, जो कि अमेरिका की एक खुफिया एजेंसी है, उसकी एक रिपोर्ट आती है और वो बताती है कि चाइना ने इंडिया के बॉर्डर के पास में, गलवान आप जानते हैं, जहां पर कि इंडिया और चाइना के बीच में रिसेंट पास्ट में एक क्लैश भी हो चुका है, उसके पास में उनकी डिप्लॉयमेंट होनी शुरू हो गई है। चाइना ने अपनी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट उस बॉर्डर एरिया के पास में करनी शुरू कर दी है। और अभी फिर से इंडिया टुडे ने एक खबर छापी और उसमें यह बात बताई कि कैसे चाइना ने तवांग, जहां पर अभी पिछले साल दिसंबर 2022 में एक क्लैश हो चुका है, उस रीजन में चाइना ने अपना एक नया डिप्लॉयमेंट शुरू कर दिया है। वहां पर उन्होंने कंबाइंड आर्म्स ब्रिगेड बनानी शुरू कर दी है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि लगातार इन एरियाज में इंडिया के बॉर्डर पर चाइना अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाता जा रहा है, अपनी अलग अलग तरीके की जो मिलिट्री डिप्लॉयमेंट है उसको भी बढ़ाता जा रहा है। तो आखिर बात क्या है? और फिर देखिए, हाल फिलहाल अगर हम लोग देखें तो इंडिया और चाइना के बीच में कई सारे क्लैशेस भी हो चुके हैं। एक एक करके अगर हम लोग देखना शुरू करें तो सबसे रिसेंटली 2022 में, पिछले साल दिसंबर 2022 में तवांग रीजन में क्लैश देखने को मिला। उसके पहले अगर देखें तो 2020 में गलवान रीजन में क्लैश देखने को मिला। उसके पहले भी 2017 में देखें तो डोकलाम रीजन में आपको इंडिया और चाइना के बीच में क्लैश देखने को मिला। तो इन सब चीजों से एक बात निकल कर आती है कि आखिर ये जो चाइना इंडिया के बॉर्डर पर इस तरीके से लगातार कुछ ना कुछ मिलिट्री डिप्लॉयमेंट करता रहता है, कभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, कभी पता चलता है कि अरुणाचल प्रदेश के अपर सुबानसिरी डिस्ट्रिक्ट की सारी चू रिवर के उस पार उन्होंने अपना एक पूरा का पूरा गांव बसा लिया है। और अभी ये चीज देखने को मिल रही है कि तवांग से 60 किलोमीटर दूर उन्होंने अपना गांव बनाना शुरू कर दिया है, मिलिट्री डिप्लॉयमेंट शुरू कर दी है, सिविलियन पॉपुलेशन को ला करके बसा रहे हैं। और ये जो क्लैशेस अक्सर देखने को मिलती हैं, और देखिए इंडिया और चाइना के बीच में रिलेशन कोई बहुत खराब नहीं है। आप इन जितने भी क्लैशेस की बात करें तो कभी भी गोली नहीं चली, कोई भी एक बुलेट नहीं फायर हुआ है। जितने भी लोगों को आपने सुना कि भारत की तरफ से कुछ जवान शहीद हुए, उनकी तरफ से काफी सारे सैनिक मारे गए चाइना की तरफ से, तो वो भी कोई बुलेट फायरिंग में नहीं हुए। वो कोई खाई से गिर के मर गया, किसी को धारदार हथियार लग गया, कुछ हुआ, इस तरीके से बुलेट नहीं फायर हुआ। 1980s के बाद से इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर एक बुलेट नहीं फायर हुई है। इंडिया और चाइना के अगर ट्रेड रिलेशंस की बात करें तो वो बहुत अच्छे हैं। इंडिया और चाइना एक दूसरे के साथ में हर साल $100 बिलियन से ज्यादा का ट्रेड करते हैं। तो अगर हमारे बीच का रिलेशन इतना अच्छा है, प्लस आप देखिए कई सारी मल्टीलैटरल फोरम्स पर इंडिया और चाइना मिलकर तालमेल बिठाकर काम करते हैं। आप चाहे ब्रिक्स की बात कर लें, SCO की बात कर लें, WTO के फोरम पर देख लें, UNFCCC में आप देख लें, इन सब जगहों पर इंडिया और चाइना मिलकर के काम करते हैं। लेकिन फिर जब बात आती है यहां पर इस तरह से, तो ये मन खट्टा करने वाली बात है, ये रिलेशंस को और ज्यादा खराब करने वाली बात है। फिर ऐसे में इंडिया और चाइना जो कि पड़ोसी हैं, कहते हैं कि हम अपने दोस्त बदल सकते हैं, दुश्मन बदल सकते हैं, लेकिन हम अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते। तो हम अपना नेबर तो नहीं बदल सकते, तो हमको इनके साथ में रिलेशन इंप्रूव करके रखना चाहिए। और प्रॉब्लम भी हम दोनों की एक जैसी है, दोनों ही डेवलपिंग कंट्रीज हैं, दोनों ही इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, वेस्टर्न ब्लॉक का सामना मिलकर के कर रहे हैं कई सारे मल्टीलेटरल फोरम्स पर। तो फिर ये सब क्यों होता है? तो क्वेश्चन खड़ा होता है कि ये जो अक्सर ये डिप्लॉयमेंट करते रहते हैं, कुछ लोग ये बात बोलते हैं कि चाइना हमसे किसी बड़ी वॉर की तैयारी कर रहा है। क्या ऐसा है क्या कि इंडिया कोई वॉर, चाइना भारत से क्या किसी वॉर की तैयारी कर रहा है? अगर ऐसा है तो फिर तो हमको इस बात को बहुत ही सीरियसली समझना चाहिए। तो चलिए आइए डिकोड करते हैं इसको कि चाइना इस तरह से भारत के साथ में क्लैशेस क्यों करता है। इसको हम लोग डिकोड करने की कोशिश करें और ये समझने की कोशिश करें कि चाइना भारत के साथ बॉर्डर पर क्लैशेस क्यों करता है। लेकिन उसके पहले देखें कि जो हाल फिलहाल अभी उन्होंने अपनी डिप्लॉयमेंट की है वो कहां पर की है। रीजन समझने की कोशिश करते हैं, एरियाज देखने की कोशिश करते हैं। दो जगहों पर डिप्लॉयमेंट हुई। पहली डिप्लॉयमेंट हुई है अरुणाचल प्रदेश में तवांग रीजन के जस्ट पास में। देखिए, मैं इसको पहले मैं मैप से कुछ समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहला देखिए कि अरुणाचल प्रदेश ही कहां है। ये भारत का मैप है हमारे देश का, उसमें हमारा पूर्वोत्तर राज्यों में से एक राज्य पड़ता है। इनफैक्ट पूर्वोत्तम यानी कि ईस्टर्न मोस्ट स्टेट, इसको हम लोग बोलते हैं लैंड ऑफ राइजिंग सन, उगते सूरज का प्रदेश। तो ये अरुणाचल प्रदेश हो गया। इसको मैं दूसरे मैप से आपको बाकी के जो स्टेट्स हैं और जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज हैं उनके साथ में दिखाने की कोशिश करता हूं। देखिए, ये अरुणाचल प्रदेश, ये नागालैंड, ये असम, ये भूटान, ये चाइना, तिब्बत और इधर म्यांमार। तो ये इसकी रिलेटिव पोजीशंस हैं अपने
अगल बगल के रीजन्स के साथ में। इसके बाद देखिए ये इंडिया और चाइना के बीच के जो बॉर्डर हैं और कहाँ कहाँ पर डिस्प्यूट है, इस मैप को हम लोग आगे भी इस्तेमाल करते रहेंगे, ये देखने की कोशिश करिए। इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर है, इंडिया और चाइना के ओवरऑल बॉर्डर को हम लोग 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक इसको बोलते हैं हम लोग नॉर्थ वेस्टर्न सेक्टर, फिर बोलते हैं मिडिल सेक्टर, और उसके बाद इसको बोलते हैं हम लोग ईस्टर्न सेक्टर। इंडिया और चाइना के बीच का बॉर्डर इन 3 अलग अलग क्षेत्रों में, 3 अलग अलग सेक्टर्स में विभाजित है। इसके बारे में भी अभी हम लोग आगे बातें करेंगे, पहले इतना समझते हैं। ये देखिए इंडिया और चाइना के बीच का जो बॉर्डर है अरुणाचल प्रदेश में, उसको हम लोग मैकमोहन लाइन बोलते हैं। इसके बारे में भी अभी आगे हम लोग चर्चा करेंगे, देखेंगे कैसे ये डिस्प्यूट का विषय है। इस लाइन को, इस बॉर्डर को इंडिया मानता है पर चाइना इसकी रिस्पेक्ट नहीं करता। उसमें आप देखिए पहले अरुणाचल प्रदेश का मैप आपने देखा, उसके अंदर के डिस्ट्रिक्ट डिविजन देख लीजिए। इसमें कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, उनमें से एक डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर पड़ता है जिसको हम लोग बोलते हैं, तो तवांग इसका आप देख रहे हैं नॉर्थ वेस्ट रीजन में पड़ने वाला एक डिस्ट्रिक्ट है तवांग। तवांग का ये जगह देख लिया आपने, यहां पर पड़ रहा है तिब्बत या चाइना, और ये हो गया तवांग। ये एरियाज आपने देखे। तो रिलेटिव पोजीशन अगर आपको ये बात समझ में आ गई होगी तो अब देखते हैं कि जो डिप्लॉयमेंट्स हुई हैं ये किस जगह पर कर रहा है। तो तवांग से कहा जा रहा है कि सिर्फ 60 किलोमीटर दूर है, सिर्फ 60 किलोमीटर दूर। एग्जैक्टली किस जगह पर, ये देखिए ये जगह आपको नजर आ रही है तवांग, और ये यहाँ पर आपको ज्यादा दूर नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं। इसको मैं आपको एक दूसरे मैप में भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए ये यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, ये इंडिया और चाइना के बीच का ये बॉर्डर है, और ये है कोना काउंटी, ये है तवांग, और ये यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा नहीं है। मैं आपको यहाँ पर अगर जूम करके दिखाऊं तो इनकी डिप्लॉयमेंट आप देखिए किस तरह से है। ये देखिए यहाँ पर इन्होंने पूरा का पूरा एक विलेज, पूरा का पूरा गांव, पूरा एक सेटलमेंट डेवलप कर लिया है। यहाँ पर भी, इस जगह पर भी, ऐसे कई सारी जगहों पर आपको चाइनीज सेटलमेंट अब धीरे धीरे नजर आने लगी है। तो ये एरिया हो गया कि कितनी जगह, कितनी दूरी पर कर रहे हैं। ये जो इन्होंने अभी अपनी कंबाइंड आर्म्स ब्रिगेड का डिप्लॉयमेंट किया है, कंबाइंड आर्म्स ब्रिगेड का डिप्लॉयमेंट एक यहाँ पर भी पड़ता है और एक इस जगह पर भी है। तो काइंड ऑफ अरुणाचल प्रदेश का एक एनसर्कलमेंट सा होता हुआ आपको नजर आ रहा है। और ये जो डिप्लॉयमेंट है कोई बहुत पुरानी नहीं, आप देखिए पिछले साल ही, ये लास्ट ईयर अक्टूबर की बात करें, आज से ठीक 1 साल पहले, तब तक यहाँ पर आपको कुछ खास नजर नहीं आ रहा है। लेकिन इस बार के फरवरी 2023 की तस्वीरें हैं, तब तक इन्होंने इस तरीके की कंस्ट्रक्शंस कर लिए थे। और अगर एकदम लेटेस्ट मैं आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करूं, अभी जैसा कि मैंने आपको दिखाया था वहां पर कोना काउंटी वाली, तो वहां पर और भी बड़े डिप्लॉयमेंट्स उन्होंने कर रखे हैं। अब तक तो अक्टूबर तक आते आते तो और भी सारा डेवलपमेंट हो चुका है। सेकेंड डिप्लॉयमेंट देखते हैं कि ये कहां पर हो रहा है। सेकेंड डिप्लॉयमेंट हो रहा है लद्दाख में, गलवान और पैंगोंग सो लेक के पास में। तो देखिए इनकी जो रीजन्स हैं वो ये है, ये हो गया पैंगोंग सो लेक, और ये है गलवान, जहां पर कि 2020 में इंडिया की आर्मी और चाइनीज पीएलए के बीच में एक झड़प हुई थी। तो इसी के पास में इनकी अभी रीसेंट डिप्लॉयमेंट शुरू हुई है, कंस्ट्रक्शन शुरू हुए हैं। और देखिए इसकी भी तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी इस प्रकार से कुछ। यहाँ भी देखिए आपको कुछ समय पहले तक यहाँ पर कोई खास कंस्ट्रक्शन नहीं नजर आएगा, लेकिन अब आज के समय में यहाँ पर ऐसी कुछ कंस्ट्रक्शंस कर ली गई हैं चाइना के द्वारा। तो इंडिया के बॉर्डर के साइड में चाइना जो अपने सिविलियन पॉपुलेशन को ला करके बसा रहा है, अपनी कंबाइंड आर्म्स ब्रिगेड की डिप्लॉयमेंट बढ़ा रहा है। तो आखिर ये डिप्लॉयमेंट सब है किस चीज के लिए? क्या फिर से यही एक सवाल खड़ा होता है कि क्या चाइना भारत से किसी वॉर की तैयारी कर रहा है, और अगर कर रहा है तो क्यों कर रहा है? देखिए एक्सपर्ट्स इसके पीछे कई सारे कारण बताते हैं, एक एक करके हम लोग कारणों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला जो कारण आता है वो है ताइवान का एनेक्सेशन। चाइना आपको पता है कि प्लान कर रहा है कि ताइवान का एनेक्सेशन कर ले जल्दी से जल्दी। कई सारे लोगों का अलग अलग क्लेम है, जैसे कि CIA का कहना है कि चाइना 2027 तक ताइवान को एनेक्स करने की कोशिश कर रहा है। और वहीं आप देखेंगे कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के एक बड़े इंपॉर्टेंट पॉलिटिशियन के द्वारा लिखा गया एक लेख, उसके अंदर में क्लेम किया गया था कि चाइना 2025 तक ताइवान और 2040 तक अरुणाचल प्रदेश कब्जा करना चाहता है। तो मतलब प्लान तो है उनका। कई सारे सोर्सेज से हमको ये बात पता है कि चाइना ताइवान के ऊपर में कब्जा करना चाहता है। उनके बड़े पॉलिटिशियंस अब ओपनली, खुलेआम पब्लिक रैलीज में, पब्लिक मंचों पर ये घोषणा करते रहते हैं। इंटरनेशनल मीडिया के सामने भी कई बार वो बयान दे देते हैं, खुला बयान, कि वो ताइवान के ऊपर में ऑक्यूपेशन जल्दी से जल्दी स्टैब्लिश कर लेंगे। अब देखिए चाइना ताइवान के ऊपर क्यों
ऑक्यूपेशन एस्टैब्लिश करना चाहता है। अगर आप ये समझना चाहते हैं तो इसके लिए मैं कोई सेपरेट वीडियो लेकर आ जाऊंगा। एक बात तो तय है कि चाइना ताइवान के ऊपर में अपना ऑक्यूपेशन एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है और वो करेगा भी। अभी जब दुनिया भर में माहौल बन रहा है, रशिया यूक्रेन के बीच में, मिडिल ईस्ट में, कॉकेशन रीजन में, अलग अलग जगहों पर जब एंगेजमेंट्स बढ़ रही हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ रहे हैं, चाइना इसी माहौल का इस्तेमाल करते हुए कहा जा रहा है कि ताइवान के ऊपर में ऑक्यूपेशन एस्टैब्लिश करने की कोशिश करेगा। लेकिन देखिए, ऐसा नहीं है कि ताइवान छोटा देश है तो वो डिफेंसलेस रहेगा। कहा जा रहा है कि उसकी सिक्योरिटी में, उसकी सुरक्षा में अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट होना तय है। अमेरिका उसकी सुरक्षा के लिए आएगा और अगर ऐसा होता है तो अमेरिका और चाइना के बीच में आपको एक बड़ी कॉन्फ्रंटेशन देखने को मिल सकती है। चाइना, देखिए, इस बात को उसको पहले से पता है। देखिए, मैं इस मैप के लिए माफी चाहता हूं, लेकिन कंटेंट्स को तैयार करने के लिए हमको जितने भी मैप्स की आवश्यकता होती है, सारे इंडियन एजेंसीज के द्वारा बनाए गए मैप अवेलेबल नहीं होते इंटरनेट पर। तो कई बार हमको इंटरनेशनल सोर्सेज से मैप्स लेने पड़ते हैं, जो कि आप जानते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर का जो हमारा क्लेम्ड एरिया है उसको सही नहीं दिखाते। वो लोग अलग अलग तरीके से उसको दिखाते हैं, जो कि हमारे नज़रिए से गलत है। लेकिन उसके लिए मैं पहले ही क्षमा प्रार्थी हूँ। इस मैप का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हमको इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए आपको उन मैप्स को दिखाना पड़ता है, जो कि गलत है, हम पहले से जानते हैं। देखिए, चाइना को ये बात पता है कि चाइना जब भी ताइवान पर हमला करेगा तो ताइवान के डिफेंस में अमेरिका और उसके एलाइड कंट्रीज आएंगी। अब अमेरिका की डिप्लॉयमेंट इस रीजन में कहां कहां पर है? देखिए, अमेरिका की प्रेजेंस साउथ कोरिया में है, जापान में है, यहां पर उनकी टेरिटरी पड़ती है, गुआम वहां पर है। इसी तरीके से इंडियन ओशन में एक रीजन पड़ता है जिसको हम लोग बोलते हैं डिएगो गार्सिया, यहां पर इनकी प्रेजेंस है। ऐसी कई सारी जगहों पर, ये थाईलैंड देखिए, यहां पर भी आपको इनकी प्रेजेंस नजर आती है। फिर होता क्या है कि वो इंडिया को भी यूएस के एक एलाइड नेशन की तरह से ही देखता है। चाइनीज एक्सपर्ट्स का ये बात मानना है कि ईस्टर्न बॉर्डर पर तो उनकी इंगेजमेंट होगी, ईस्टर्न बॉर्डर पर कोई बड़ा कॉन्फ्रंटेशन हो सकता है, लेकिन जिस समय वो अपने ईस्टर्न बॉर्डर्स पर अपने दुश्मनों से इंगेज हो रहे होंगे, वो नहीं चाहते कि कोई टू फ्रंट वॉर हो। वो नहीं चाहते कि वेस्टर्न बॉर्डर पर भी उनकी इंगेजमेंट बढ़े और उनकी टू फ्रंट वॉर में उनको जाना पड़े। तो ये नौबत ना आए, इसीलिए वो अभी से तैयारी कर रहे हैं। और तैयारी ही नहीं कर रहे हैं, वो एक और चीज करने की कोशिश कर रहे हैं। वो वेस्टर्न बॉर्डर्स पर अपने पड़ोसियों के सामने वो इस तरह से एक असर्टिव स्टांस रख रहे हैं जिससे कि उनके ऊपर में एक साइकोलॉजिकल प्रेशर पड़े, और अगर कल को उनकी जब ईस्टर्न बॉर्डर पर वॉर हो तो वेस्टर्न साइड से कभी कोई हमला करने की कोशिश ना करे। इसके पीछे जो दूसरा कारण है वो भी आपको ध्यान से समझना चाहिए। देखिए, जब हम लोग ये बात देखते हैं, अक्सर सुनने को मिलती है कि चाइना के लोग ओपनली इस बात को क्लेम कर रहे हैं कि 2025 तक वो ताइवान और 2040 तक अरुणाचल प्रदेश के ऊपर में अपना ऑक्यूपेशन एस्टैब्लिश कर लेंगे, वो कब्जा लेंगे। तो इसका मतलब कि इस बात में सच्चाई तो है, कोशिश तो कर रहे हैं। देखिए, बात पूछी गई तिब्बत के लोगों से, तो तिब्बत के लोग चूंकि उनको काफी करीब से जानते हैं, उनका कहना था, वहां के तिब्बत की आपको पता है कि एक गवर्नमेंट चलती है इंडिया में जिनको हम लोग तिब्बतन गवर्नमेंट इन एग्जाइल बोलते हैं। उसके एक बड़े मंत्री हैं डॉक्टर लोब्सांग सेंगाय। इनका कहना है कि आप ऐसा मत समझिए कि उन्होंने तिब्बत के ऊपर में ऑक्यूपेशन कर लिया तो वो वहीं रुक जाएंगे। माओ जेडोंग, माओ त्से तुंग ने जब तिब्बत के ऊपर ऑक्यूपेशन स्टैब्लिश किया था, तभी माओ जेडोंग ने कहा था कि ये तो तिब्बत तो सिर्फ हाथ की हथेली भर है, इसकी 5 उंगलियां हैं, हमको वो भी चाहिए। अब ये 5 उंगलियां कौन सी हैं, इनको जरा ध्यान से देखिए। इनकी 5 उंगलियां हैं ये सारी, यानी कि ये लद्दाख का रीजन, नेपाल, सिक्किम, भूटान और नेफा। नेफा आज का अरुणाचल प्रदेश है, पहले इसको नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी कहा करते थे। तो ये उनकी 5 उंगलियां हैं। इसका इतना हिस्सा, ये जो हम लोग अक्साई चीन वाला जानते हैं, वो तो वो ऑक्यूपाई कर ही चुके हैं। अब जो बच गया लद्दाख, वो नेपाल, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश। इसीलिए आपको देखिए, बाकी के जो जगह हैं, सिक्किम को उन्होंने 2003 में एक एग्रीमेंट में फिलहाल मान लिया था कि वो भारत का हिस्सा है। इसके बारे में हम लोग अंत में बात करेंगे। नेपाल के साथ में भी आजकल आप देखते हैं कि उनकी एंगेजमेंट किस तरह से बढ़ रही है। भूटान के साथ में भी वो कोशिश करते ही रहते हैं। इंडिया के साथ में, इंडिया चूंकि उनको समझ में आता है कि इंडिया कोई छोटा देश नहीं जिसके साथ में वो कोई डील करके, कोई एग्रीमेंट करके वो इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसीलिए यहां पर वो एक एग्रेसिव स्टैंस रखने की कोशिश करते हैं ऑन द बॉर्डर्स ऑफ लद्दाख एंड ऑन द बॉर्डर्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश। चाइना और इंडिया के बीच में जो हो रहे क्लैशेस को लेकर जो हम लोग कारणों की तलाश कर रहे हैं, उसमें तीसरा कारण क्या है? तीसरा कारण है कि चाइना की अपने वेस्टर्न रीजन में एक वल्नरेबिलिटी है।
कुछ उनकी कमजोरी है, वीकनेस है, उस वीकनेस को वो सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या वीकनेस है उसके लिए आप पहले ये मैप देखने की कोशिश करिए। मैप क्या कहता है? मैप बताता है कि चाइना के मेजर हाईवेज कहां कहां से जाते हैं। इसमें आप ध्यान से देखिए, जो रेड कलर बता रहा है वो क्या बता रहा है कि प्रपोज्ड या अंडर कंस्ट्रक्शन हाईवेज है, और जो ब्लू कलर है वो ये दिखा रहा है कि ये प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। आप ध्यान से देखिए कि चाइना के सारे मेजर हाईवेज सिर्फ उनके ईस्टर्न रीजन में ही कॉन्सेंट्रेटेड है। इस रीजन में जो कि शिंक्यांग प्रोविंस पड़ता है, यहां पर तिब्बत पड़ता है, इन रीजन्स में उनका कोई भी मेजर हाईवे नहीं है। एक तो ये बात हो गई। इसके अलावा अब देखिए इसी तरह से कि दूसरा मैप है, यहां पर भी ये जो डॉटेड लाइन से दिखा रहा है, डॉटेड लाइन बताता है कि प्रपोज्ड हाईवेज हैं लेकिन अभी बने नहीं है। तो एंटायर वेस्टर्न सेक्टर में अभी उनकी कोई खास रीजनल कनेक्टिविटी नहीं है। इसके अलावा देखिए, आप अगर इनकी पॉपुलेशन देखेंगे, इनकी पॉपुलेशन भी देखिए, पूरी की पूरी इनकी पॉपुलेशन अराउंड 94% पॉपुलेशन इनके ईस्टर्न साइड में रहती है और 6% पॉपुलेशन इस रीजन में रहती है। यहां पर एक ये लाइन कनेक्ट होती है, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं हु हुआंग योंग लाइन, हु हुयांगऑन लाइन। अब ये जो लाइन है, इस लाइन के इस साइड में यानी कि ईस्टर्न साइड में इनकी 94% पॉपुलेशन रहती है और 6% पॉपुलेशन इस रीजन में रहती है। यानी कि अगर वेस्टर्न साइड में कल को कोई कॉन्फ्रंटेशन होती है तो जो सप्लाईज आनी है, उनके सारे इंडस्ट्रियल रीजन, सारी बड़ी सिटीज इस रीजन में है, तो यहां से सप्लाईज इस रीजन तक पहुंचानी होगी और इससे उनकी जो सप्लाई लाइन है वो काफी लंबी हो जाती है। और फिर आप जानते हैं ये टेरेन, इस जगह को भी आप जानते हैं तिब्बत रीजन है, और तिब्बत दुनिया का सबसे बड़ा पठार है जिसकी ऊंचाई 5000 मीटर से भी ऊपर तक जाती है। और ऐसे रीजन में आपको पता है कि हवाई जहाज भी नहीं उड़ पाते। यहां पर इतनी ठंड होती है कि यहाँ पर कोई बड़ा शहर नहीं है, टाउन्स नहीं है, तो बहुत मुश्किल से यहाँ पर गुजारा होता है। यहाँ पर इतनी ठंड पड़ती है कि इनके सैनिक भी जब यहाँ पर पहुंचते हैं तो वो रहना नहीं चाहते, बहुत लंबे समय तक अपनी ड्यूटी यहाँ पर नहीं करना चाहते, डिप्लॉयमेंट्स नहीं चाहते। और ये आपको इंडिया और चाइना के बीच में जो हाल फिलहाल क्लैशेज हुए हैं उनमें भी देखने को मिला है कि इंडियन और चाइनीज सोल्जर्स आपस में उनका कोई मैच ही नहीं था। इंडियन सोल्जर्स जहां आसानी से उस ठंडे एनवायरनमेंट में अपने आप को एक्लिमेटाइज कर पाते हैं, चाइनीज सोल्जर्स अपने आप को एक्लिमेटाइज नहीं कर पाते, और कई सारे तो वेदर कंडीशन से ही परेशान होकर या तो दम तोड़ देते हैं या तो बीमार हो जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। अब देखिए, अगर आप इंडिया को उसी तरफ देखें तो इंडिया का रोड नेटवर्क, इंडिया के बॉर्डर रीजन में खासकर से अरुणाचल प्रदेश देखिए, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन देखिए, यहां पर इंडिया की जो रीजनल कनेक्टिविटी है वो चाइना के मुकाबले काफी बेहतर है। और इतना ही नहीं, हम लोग अभी और नए नए हाईवे प्रोजेक्ट्स लगातार बनाते जा रहे हैं, हम लोग इस पर लगातार काम कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कुछ मेजर ब्रिजेस जैसे कि ढोला सादिया ब्रिज, बोगी बील ब्रिज, इसी तरह से 40 और छोटे छोटे ब्रिजेस बनाए गए हैं, कई सारी टनल नेट बनाई जा रही हैं। तो हम लोग इस एरिया में अपनी जो रीजनल कनेक्टिविटी है वो और ज्यादा इंप्रूव करते जा रहे हैं। इसी तरह से अगर आप लद्दाख रीजन में देखेंगे तो यहाँ पर भी हम लोग जो अपनी रीजनल कनेक्टिविटी है इसको लगातार इंप्रूव कर रहे हैं, और सारी सड़कों का जाल और सारे टनल्स, ब्रिजेस, ये सब लगातार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप चाइना की एयरफोर्स बेसेस देखें, जैसा कि मैंने बताया कि तिब्बत के ऊपर से हवाई जहाज उड़ाना बहुत मुश्किल का काम, तो इनके कोई एयरफोर्स बेस भी आपको तिब्बत रीजन में नहीं नजर आएगा। इंडिया का ये जो बॉर्डर चाइना का है, यहां पर आप देखिए, इनसे अगर आप उनका कोई मेजर एयरफोर्स बेस देखें तो वो काफी दूरी पर है। जो सबसे नजदीकी पड़ता है वो भी पड़ता है ये यूनान प्रोविंस में। यहीं अगर आप इंडिया के एयरफोर्स बेसिस की अगर बात करें तो वो सब इसी रीजन में। हमारी जो सप्लाई लाइन है बहुत छोटी है, अगर हमको अपनी एयरफोर्स की डिप्लॉयमेंट करनी हो तो हम लोग बहुत जल्दी कर सकते हैं। प्लस इस बॉर्डर एरिया में इंडिया को हवाई जहाज उड़ाने में कोई खास दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता, जबकि चाइना को एंटायर तिब्बत प्लेट्यू पार करना होता है, और तिब्बत प्लेट्यू के ऊपर से हवाई जहाज उड़ाना आपको पता है बहुत मुश्किल है। अगर आपने एयर रूट्स भी देखे होंगे तो कभी भी तिब्बत के ऊपर से कोई पैसेंजर एयरक्राफ्ट भी नहीं जाता, वो इस रीजन को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। चाइना की आपने वेस्टर्न सेक्टर में वल्नरेबिलिटी देखी, वीकनेस देखी, और यही कारण था कि जब अभी हाल फिलहाल क्लैशेस हुए तवांग में, गलवान में, चाहे डोकलाम में, हर जगह पर चाइनीज पीएलए को भारतीय सेना के सामने मुंह की खानी पड़ी। तो जो गलतियां हुई उनसे, उसको वो दूर करना चाहते हैं, उनसे वो सीख रहे हैं। तो सीखते हुए उन्होंने जो गलतियां हुई थी, जहां पर इंडिया को एडवांटेज मिला हुआ था, उसी को काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप पिछली क्लैशेस की बात करें तो यहां पर उनको देखने को मिला कि जो इंडियन आर्मी है उनकी तैयारी ज्यादा बेहतर है, वो ज्यादा एडवांटेजेस, ज्यादा टैक्टिकल पोजीशंस पर डिप्लॉयड है। इंडिया की जो इंटेलिजेंस गैदरिंग है वो भी ज्यादा अच्छी है। इंटेलिजेंस गैदरिंग अच्छी होने का कारण एक ये है कि अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख रीजन में जो रहने वाली सिविलियन पॉपुलेशन है
वो भारत के लिए इंटेलिजेंस गैदरिंग का काम करती है। वो इंडियन आर्मी और इंडिया एज अ होल के लिए काफी ज्यादा लॉयल है। तो वो भी चाहते हैं कि इस रीजन में, और देखिए चाइना के लिए क्या है, ये तिब्बत रीजन है और ये पूरा का पूरा वीरान है। यहां पर चाइना की कोई लॉयल पॉपुलेशन रहती नहीं है, तो यहां पर वो अपनी पॉपुलेशन को बसाकर अपने लिए भी एक इंटेलिजेंस गैदरिंग का और फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इसको तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। अगले बड़े कारण के ऊपर अगर हम लोग चर्चा करें तो वो आएगा बॉर्डर डिस्प्यूट। यहां पर देखिए मैंने मैकमोहन लाइन के बारे में लिखा है क्योंकि सबसे ज्यादा पॉपुलर, सबसे ज्यादा नोन बॉर्डर इंडिया और चाइना के बीच में जो है वो मैकमोहन लाइन ही है। लेकिन ये बात समझिए कि इंडिया और चाइना के बीच के एंटायर बॉर्डर को मैकमोहन लाइन नहीं बोलते हैं, ये इंडिया और चाइना के बीच के डिस्प्यूटेड रीजन्स हैं। यहां पर अगर आप वेस्टर्न सेक्टर में देखें तो ये पड़ता है अक्साई चीन का रीजन, जिसको चाइना ने 1962 की वॉर में ऑक्यूपाई कर लिया था। इसी तरह से यहां पर भी आप अरुणाचल प्रदेश, आप हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी कुछ छोटे छोटे पॉकेट्स में कुछ छोटे छोटे डिस्प्यूटेड रीजन्स पाएंगे। इसके बाद पड़ता है ये अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के बीच में जो बॉर्डर पड़ता है इसको हम लोग बोलते हैं मैकमोहन लाइन। और ये पूरी की पूरी एंटायर लाइन, इसको इंडिया तो मानता है पर चाइना नहीं। चाइना आप देखेंगे कहता क्या है, चाइना का कहना है कि ये जो बॉर्डर आप मैकमोहन लाइन बता रहे हैं, ये मैकमोहन लाइन बनाया गया था ब्रिटिश इंडिया के द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा, और उस समय यहां पर तिब्बत था। तो तिब्बत के लोगों ने ये लाइन भले एक्सेप्ट कर ली हो, लेकिन अब हमारा ऑक्यूपेशन है, अब यहां पर रूल हमारा है। और हमको ये बात पता है कि ब्रिटिशर्स एक कॉलोनाइजर थे, एक इंपीरियल फोर्स थे, और इंपीरियल फोर्स ऑब्वियसली उस समय ज्यादा ताकतवर थे। तो एक ज्यादा ताकतवर देश और एक कमजोर देश के बीच में कोई डील नहीं हो सकती, कोई एग्रीमेंट नहीं हो सकता। वहां पर तो जो भी बॉर्डर डिसाइड किया गया था वो इम्पोजिशन था, उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तिब्बत गवर्नमेंट के ऊपर में इंपोज कर दिया था, थोप दिया था, उनको जबरदस्ती मनवाया गया था। और हम ऐसे कॉलोनियल डिसीजन को नहीं मानते, ये बात कहनी है चाइना की। तो चाइना का कहना है कि यहां पर बॉर्डर हम लोग फिर से डिसाइड करेंगे, लेकिन वो बॉर्डर पे डिसाइड करने के लिए जब देखिए 20 राउंड की बैठकें हो चुकी हैं इंडिया और चाइना के बीच में, वो इस पर बात ही नहीं करना चाहता। उसका तो ये कहना है कि पूरा का पूरा एंटायर अरुणाचल प्रदेश ही हमारा है, तो फिर हम लोग बॉर्डर क्यों डिसाइड करें। बॉर्डर डिसाइड करना है तो यहां करो। ये असली बोन ऑफ कंटेंशन है बिटवीन चाइना और एक बात बिटवीन चाइना एंड इंडिया। और एक और चीज देखिए, इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट की बात करें तो सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में नहीं पड़ता, ये और भी जगहों पर, जैसे कि अगर आप जम्मू एंड कश्मीर में जो अब लद्दाख का रीजन है वहां पर देखें, यहां पर भी बाउंड्रीज की हम लोग बात करें तो यहां पर देखिए 2 बॉर्डर लाइन पड़ती है। एक जो बाहर की बॉर्डर लाइन है उसको हम लोग बोलते हैं जॉनसन्स लाइन। भारत जॉनसन्स लाइन को मानता है जो कि 1865 में बनाई गई थी। और बाद में एक दूसरी लाइन बनाई गई जिसको हम लोग मैककार्टनी मैकडोनल्ड्स लाइन बोलते हैं। चाइना इस लाइन को आप कह सकते हैं कि मानता है, हालांकि उससे भी अंदर उसने आकर के अपना एक ऑक्यूपेशन एस्टेब्लिश किया जिसको आज हम लोग LAC के नाम से जानते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लेकिन ये जो लाइन आप देख रहे हैं मैककार्टनी मैकडोनल्ड्स लाइन, ये बाद में 1899 में बनाई गई थी। दोनों ही लाइन को बनाने का काम किसने किया था? अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स ने किया था। कि 1846 में ये जो पूरा का पूरा एंटायर जम्मू एंड कश्मीर की रियासत थी गुलाब सिंह डोगरा के हाथ में थी। तब गुलाब सिंह डोगरा और ब्रिटिश फोर्सेस के बीच में एक क्लैश हुआ, एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जिसमें ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स जीत गए। ब्रिटिशर्स ने जीतने के बाद में एक पैरामाउंसी की ट्रीटी साइन की और जम्मू कश्मीर को एक इंडिपेंडेंट रियासत की तरह से, एक प्रिंसली स्टेट की तरह से माना। लेकिन उन्होंने बाउंड्री डिसाइड करने की कोशिश की। तो सबसे पहली कोशिश की गई 1865 में, एक बाउंड्री बनाई गई जॉनसन्स लाइन, और चाइनीज गवर्नमेंट से पूछा गया कि हमने ये बाउंड्री डिसाइड की है, आप भी आ जाएं, मिलकर के डिसाइड कर लेते हैं। चाइनीज गवर्नमेंट ने उस समय कोई इंटरेस्ट नहीं शो किया। बाद में एक और लाइन बनाई गई, ये वाली, जिसको हम लोग मैकडोनल्ड्स लाइन बोलते हैं, 1899 में। उस समय भी चाइनीज गवर्नमेंट ने कोई इंटरेस्ट नहीं शो किया। तो फिर बाद में ब्रिटिशर्स ने जो हमारी पहले की लाइन 1865 में बनाई गई, यानी कि जॉनसन्स लाइन थी, उसी को बाउंड्री माना बिटवीन तिब्बत एंड जम्मू एंड कश्मीर। और बाद में जब देश आजाद हो गया 1947 में, तो इंडिया ने भी उसी जॉनसन्स लाइन को ही अपनी बाउंड्री मान लिया। लेकिन चाइना उसको नई बाउंड्री मानता था। तो चाइना ने, आपको पता होगा, यूनिलैटरली एक वॉर की 1962 में और अपना ऑक्यूपेशन इस जगह तक एस्टैब्लिश कर लिया। और जो अभी जहां पर वो इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर है उसको हम लोग बोलते हैं LAC, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल।
देखिए, इंडिया और चाइना के बीच में हो रहे क्लैशेस का अगला कारण है वो ये कि चाइना इस रीजन में अपना क्लेम सिक्योर करना चाहता है। उसको लगता है कि अगर यहां पर हमारी कोई पॉपुलेशन ही नहीं होगी तो हम अपना क्लेम कैसे करेंगे। इंडिया की तो एक लॉयल पॉपुलेशन अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में रहती है, तो हमको भी ऐसी लॉयल पॉपुलेशन यहां पर ला करके बसानी चाहिए। तो वो कर क्या रहे हैं, यहां पर अपने किसी आम नागरिक से अगर बोलेंगे कि चलो यहां पर चल करके बसो, तो इतने डिफिकल्ट टेरेन में, इतने एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन में आकर के कौन रहेगा। तो ये अपने वेटरन सोल्जर्स को और उनकी फैमिलीज को ला करके यहां पर बसाने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि उनके लिए इंटेलिजेंस गैदरिंग का काम कर सके और इनके लिए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का भी काम करें। तो आप ये मत समझिए कि यहां पर इनकी कंबाइंड आर्म जो एक फोर्स है सिर्फ यहीं डिप्लॉय हो रही है, नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर उनके सिविलियन पॉपुलेशन भी डिप्लॉय की बसाए जा रहे हैं, लेकिन वो है कौन, वो चाइनीज पीएलए के वेटरन सोल्जर्स ही हैं। और इस तरीके से यहाँ पर कुछ गांव आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पर की सारी फैसिलिटीज हैं, यहाँ पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेज हैं, यहाँ पर स्कूल्स हैं, यहाँ पर बाकी सारी चीजें भी आपको देखने को मिलेंगी। और देखिए कुछ कुछ जगहों पर कुछ गाँव तो उन्होंने, अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करें तो वहां पर ये देखिए इधर चाइनीज साइड है, इधर इंडियन साइड है, उन्होंने इंडियन साइड में आकर कुछ विलेजेस बना लिए हैं, जिसकी मैं बात कर रहा था आपसे, अपर सुबानसिरी डिस्ट्रिक्ट में सारीचू रिवर के आसपास। तवांग के नॉर्थ में मैं आपको इस तरह से एक कोना काउंटी भी दिखा रहा था जहां पर कि उनकी सेटलमेंट हो चुकी है। और देखिए अब उसको काउंटर करने के लिए बोलिए या फिर हमारे एक्शन का काउंटर चाइनीज कर रहे हैं, जो भी है, हमने भी इस तरीके से कुछ प्रयास किए हैं। क्या कोशिशें की हैं, भारत सरकार ने ये कोशिश की है कि बॉर्डर एरियाज में इंडियन पॉपुलेशन का आना जाना थोड़ा बढ़ाया जाए, जिससे कि इंडिया का भी क्लेम मजबूत हो सके। अब उसके लिए हम लोगों ने कुछ मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के प्रोग्राम चलाए कि चलो देश के लोगों को अगर बॉर्डर एरियाज को घूमना है तो उसके लिए भी हम लोग कोई एक स्कीम लेकर आते हैं। तो सीमा दर्शन करके एक स्कीम शुरू की गई। इसके अलावा देखिए बॉर्डर एरियाज में पड़ने वाले विलेजेस के डेवलपमेंट के लिए अलग से एक स्कीम इस बार अनाउंस की गई, जिसका नाम है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, जिसका अच्छा खासा एक बजट रखा गया है। कई सारे राज्यों में, 4 राज्य, एक यूनियन टेरिटरी यानी कि लद्दाख में इस तरीके के डेवलपमेंट्स किए जाएंगे।